प्रिय विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम मौर्यकालीन स्तंभ स्थापत्य का वर्णन करेंगे। ये जो स्तंभ स्थापत्य है ये अशोक के काल में विशेष रूप से प्रचलित दिखाई देता है, इसीलिए इसको हम अशोका पिलर भी कहते हैं। स्थापत्य का अर्थ यहाँ पर आर्किटेक्ट से लिया जाएगा। एंड हम ये भी बात करेंगे व्हाट इज़ द मेन फीचर ऑफ द ये पिलर आर्किटेक्ट ऑफ मौर्यन पीरियड। तो चलिए हम बात करते हैं, इस पर सारी बात रखते हैं। देखिए, अशोक के द्वारा बनवाए गए स्तंभ या अशोक द्वारा स्थापित स्तंभ पिलर मौर्यकालीन वास्तुकला के सबसे अच्छे उदाहरण माने जाते हैं। अशोक स्तंभ वास्तु और तत्क्षण दोनों ही दृष्टियों से बहुत ही सुंदर हैं और वे सभी स्तंभ जो पिलर हैं अपने आप में पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं, क्योंकि ये बिना किसी सहारे के खुले आकाश के नीचे खड़े हैं। ये सभी स्तंभ जो हैं चुनार के बलुए पत्थर से बने हैं। ऐसा लगता है कि चुनार यानी मिर्जापुर में स्तंभों के निर्माण का उद्योग कारखाना रहा होगा, जहाँ पर इन स्तंभों का निर्माण किया जाता था। स्तंभों की लंबाई जो है वो 35 से 50 फुट प्राप्त होती है और प्रत्येक का वजन लगभग 50 टन है, जिन्हें नदी मार्ग से उनके गंतव्य स्थल तक पहुंचाया जाता था। अशोक के स्तंभों की संख्या निश्चित नहीं है। फायान ने अपनी यात्रा के दौरान 6 और वेनसांग ने अपनी यात्रा के दौरान 15 स्तंभों का उल्लेख किया है, लेकिन वास्तविक संख्या इससे अधिक है और यह लगभग 30 रही होगी, जिसमें आज 15 सुरक्षित हैं। अब ये जो 15 स्तंभ हैं वो दो प्रकार के, एक हैं लेख युक्त स्तंभ, दूसरे हैं सिंपल यानी बिना लेख के, लेख रहित स्तंभ, यानी स्तंभ लेख जिन पर धर्मलिपियाँ लिखी गई हैं। दूसरे स्तंभ वे जो बिल्कुल सिंपल हैं, सादे हैं। ठीक है, अब चलिए हम आगे की बात करते हैं बच्चों। देखिए, पहले प्रकार में दिल्ली मेरठ, दिल्ली टोपरा, प्रयाग स्तंभ लेख, जहाँ से कारवाकी का लेख मिलता है, रानी कारवाकी का, लौरिया नंदनगढ़, लौरिया अरेराज, रामपुरवा का सिंह शीर्ष स्तंभ, संकिसा का गज स्तंभ, सांची का, सारनाथ, लुम्बिनी, निगाली सागर आदि के स्तंभ आते हैं। और लेख रहित स्तंभों में रामपुरवा जो बैल शीर्ष स्तंभ है, बसाण, कोशम आदि के प्रमुख हैं। और इन सभी स्तंभों की जो सबसे बड़ी विशेषता है कि ये सभी स्तंभ जो हैं चमकदार हैं, पॉलिश्ड हैं, ओपदार हैं, लंबे हैं, सुडौल हैं और एकास्मक अर्थात एक ही पत्थर से निर्मित हैं। और ये नीचे से ऊपर की ओर क्रमशः पतले होते गए, यानी निचला आधार सिरा मोटा है और ऊपरी सिरा क्या है, पतला है। अब स्तंभों में निम्नलिखित विशेष उल्लेखनीय कौन? बसाण का सिंह शीर्ष स्तंभ, संकिसा का गज शीर्ष स्तंभ, रामपुरवा का वृक्ष शीर्ष स्तंभ, लौरिया नंदनगढ़ का सिंह शीर्ष स्तंभ, रामपुरवा का सिंह शीर्ष स्तंभ, सांची का चतुर्सिंह शीर्ष स्तंभ, सारनाथ का चतुर्सिंह शीर्ष स्तंभ। कभी कभी पूछ देता है वन लाइनर में कि कहाँ से गज शीर्ष स्तंभ मिलता है, हाथी की आकृति, तो वो है संकिसा। बैल की आकृति रामपुरवा। कहाँ से सिंह का शीर्ष स्तंभ मिलता है, तो बसाण से, लौरिया से, रामपुरवा से, सांची से, सारनाथ से। कहाँ पे चार चतुर्मुखी सिंह की आकृति मिलती है, तो सांची से, सारनाथ से इत्यादि। ठीक है, तो ये भी आप जानते रहिए। अब हम बात करेंगे इसका जो लोकेशन आप देख सकते हैं कि जो दिल्ली टोपरा वाला है पहले मेरठ में था, जो बाद में अब दिल्ली में प्राप्त हो रहा है। ठीक है, आपका संकिसा आप देख सकते हैं, इलाहाबाद, प्रयाग, वैशाली, रामपुरवा कहाँ पर हैं ये सब? कुछ बिहार में है, कुछ उत्तर प्रदेश में है। रुमनदेई नेपाल में पड़ेगा। सांची कहाँ पड़ेगा? मध्य प्रदेश पड़ेगा। तो ये सभी स्तंभ जो हैं अलग अलग जगहों पर भारत में प्राप्त होते हैं। अब ये अलग अलग स्तंभों पे किस तरह की आकृतियां हैं, जैसे कि हम
दिखाना चाह रहे हैं, बाकी सब बातें आगे चलेंगी। वैशाली का सिंह शीर्ष स्तंभ आप देख सकते हैं। संकिसा का ये जो गज आकृति है, आगे का हिस्सा टूटा हुआ है, ठीक है ना। ये आपका रामपुरवा का बैल सिंह शीर्ष स्तंभ है, ठीक है। ये लौरिया नंदनगढ़ का सिंह बना हुआ है। ये आपका रामपुरवा का सिंह शीर्ष स्तंभ है, ठीक है। ये आपका सांची का जो 4 सिंह है, सारनाथ का है, ठीक है। और सांची के स्तूप का राजधानी सिंह ये है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि अलग अलग आकृतियां हैं, जिनमें सबसे सुंदर सर्वोत्तम आकृति सारनाथ से जो प्राप्त हुआ है उसकी मानी जाती है। अब स्तंभ के मुख्य भाग क्या हैं? पहली बात तो आधार का हिस्सा जो क्या है, अंदर मतलब मिट्टी के अंदर जो है आधार का हिस्सा जिसके ऊपर स्तंभ खड़ा हुआ है, तो एक उसको अगर मान लिया जाए तो उसके बाद यष्टि जो पूरा स्तंभ का पार्ट दिख रहा है, लंबा सा, जो ऊपर से क्या है दिख रहा है, नीचे मोटा है, ऊपर पतला है, तो नीचे से ऊपर की ओर क्या धीरे धीरे पतला होता जा रहा है। दूसरा, यष्टि के ऊपर एक अधोमुखी कमल की घंटे की आकृति आप लोग देख सकते हो। आप चाहें तो इसको बना भी सकते हैं डायग्राम को, ठीक है ना। अधोमुखी घंटे की आकृति है। फिर अगला क्या है, तीसरा फलक। अब इसमें क्या है, एक फलक का निर्माण किया गया है। ये फलक आप देख रहे होंगे जिसके ऊपर पशु आकृति है, ठीक है। अब ये फलक चौकोर भी हो सकता है, गोलाकार भी हो सकता है, और स्तंभ को मंडित करने वाली पशु आकृति, ठीक है। तो ये 4 प्रमुख हैं इसके हिस्से। अब इसकी हम विशेषताओं का बात करते हैं। तो ये हम अभी आपको दिखा रहे हैं, जो बगल में बसाण का चित्र बना हुआ है उसके आधार पे हम बात करेंगे। तो अशोककालीन स्तंभों की प्रमुख विशेषताएं देखिए। स्तंभों की यष्टि एक ही पत्थर यानी एकास्मक तरीके से तराशकर बनाई गई, यानी मोनोलिथिक है। इन पर इतनी बढ़िया ओपदार पालिश है कि आज भी यह शीशे की तरह चमकते हैं। यष्टि के सिरे पर उल्टे कमल की आकृति है। कुछ विद्वान इसकी तुलना पर्सिपोलिस यानी हखामनी सम्राटों की राजधानी की घंटा शीर्ष से करते हैं। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने इसे भारतीय पूर्ण घट या मंगल कलश का बताया है। और कुछ व्यक्ति कहते हैं कि अगर ये मंगल कलश ना हो या फिर अगर ये घंटे की आकृति नहीं हो तो हो सकता है ये पल्लव की आकृति हो। कुछ लोग इसकी तुलना कमल के पंखुड़ियों से करते हैं। अगला क्या है, अशोक के स्तंभ नीचे से ऊपर की ओर क्रमशः पतले होते गए हैं। अशोक के स्तंभ बिना चौकी या आधार के भूमि पर टिकाए गए हैं, ठीक है। तो यानी नीचे का जो आधार का हिस्सा है वो क्या है, केवल उसको गड्ढे को खोदा गया है और वही क्या कर रहा है, वो जो गर्त है वही उसको आधार का काम कर रहा है, ठीक है। अशोक के स्तंभ स्वतंत्र रूप से विकसित हुए हैं और सभी स्तंभ अपने आप में पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं, क्योंकि ये बिना किसी सहारे के खुले आकाश के नीचे खड़े हैं। अशोक के स्तंभ एकास्मक हैं, अर्थात एक ही पत्थर से तराशकर बनाए गए हैं। आगे बात करते हैं हम लोग। स्तंभों की लंबाई 35 से 50 फुट और प्रत्येक का वजन लगभग 50 टन है। इसके ऊपर फलक जो है तांबे के किलो द्वारा स्थापित है और ये जो फलक है कुछ स्तंभों में चौकोर हैं तो कुछ में गोल और अलंकृत प्राप्त होती हैं। अब यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पर फलक कैसे हैं, इसका चौकोर है जिस पर पशु बैठा हुआ है। अशोक के स्तंभ हमें सपाट मिलते हैं, चिकने चिकने और सपाट मिलते हैं, यानी इस पर किसी तरह का अलंकरण नहीं मिलता है। सभी स्तंभ चुनार के बलुए पत्थर से निर्मित है। ऐसा लगता है कि चुनार इन मिर्ज़ापुर में स्तंभों के निर्माण का कारखाना रहा होगा। अशोक के स्तंभों के शीर्ष पर लगी पशु मूर्तियों का एक विशेष प्रतीकात्मक अर्थ है, जिसकी समुचित व्याख्या भारतीय परंपरा में ही संभव है। फलक पर अलग अलग पशुओं की आकृतियाँ जैसे हंस, सिंह, हाथी, बैल आदि मिलती है। लौरिया अरराज का स्तंभ शीर्ष नष्ट हो गया है। आरपी चंदा महोदय के अनुसार यह गरुण की आकृति रही होगी। बसाण के स्तंभ के ऊपर सिंह, संकिसा के ऊपर हाथी, रामपुरवा पर वृषभ, लौरिया नंदनगढ़ पर सिंह, सांची सारनाथ के स्तंभों के ऊपर एक साथ 4 सिंहों की आकृतियां मंडित की गई हैं। सर जॉन मार्शल, पर्सी ब्राउन, स्टेला कैम्ब्रिज जैसे विद्वान
इन्हें ईरानी स्तंभों की आनुकृति बताते हैं। और ईरानी तथा अशोक स्तंभ में कई मूलभूत हमें क्या दिखाई पड़ते हैं, अंतर प्राप्त होते हैं। तो ये आपका पूरा टॉपिक हमने कवर कर दिया। अगर इस तरह का अगर 250 नंबर में आवे तो आराम से लिखिए, अगर 600 वर्ड में आएगा तो भी लिखने के लिए आपके पास काफ़ी मैटर है। ठीक है ना बच्चों, धन्यवाद।